नमस्कार सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी के अपने विशेष कार्यक्रम आयुर्वेद विज्ञान में हेल्थ इज वेल्थ, सेहत ही संपत्ति है, ये बात हम सभी जानते हैं और इसको मानने के लिए भी कई तरह के प्रयास करते हैं। कहते हैं कि घर बैठे न जाने कब कौन सा रोग हमारे यहाँ आ जाता है, संकेत देता है पर संकेत हम समझ नहीं पाते। छोटी छोटी दिक्कतें तो हम कई बार साइड कर देते हैं, लेकिन जब लगातार कोई गंभीर रोग, बड़ा रोग हमारे सामने आता है, तब चाह कर भी हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। लास्ट टाइम भी हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से किडनी फेलियर के बारे में बात की थी, जो आज लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन आयुर्वेद ने यह सिद्ध कर दिया है कि ये क्यूरेबल है। वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट किया गया है कि किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट 100% क्योर हो रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए, आप सभी को इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अवेयर करने के लिए आज भी कार्यक्रम में स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे हमारे साथ मौजूद वैद्य संजीव भारद्वाज जी का। नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। किडनी फेलियर को लेकर के काफी कुछ हम लोगों ने आपसे जाना एंड हम लोग ये मान पाए हैं कि वाकई में आयुर्वेद के माध्यम से किडनी फेलियर का इलाज हो सकता है, वो लाइलाज नहीं है। मैं फिर भी आज एक सवाल, जो प्रथम सवाल यहाँ पे रखना चाहूंगी, वो ये कि कई बार उस चर्चा के बाद भी हमारे पास कई सारे कॉल्स आए, कई सारे फीडबैक्स आए, जिन्होंने ये बोला कि सर ने बहुत अच्छी तरह हम लोग को किडनी फेलियर जो ऑब्जेक्ट था, जो टॉपिक था, वो एक्सप्लेन किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज अभी भी लोगों को खटक रही है एंड दे वांट कि उसमें आप क्या बताना चाहते हैं। जब हम अन्य डॉक्टर्स की बात करते हैं, किडनी फेलियर की बात करते हैं, तो हमेशा कहा जाता है किडनी फेलियर का लास्ट ऑप्शन लीवर ट्रांसप्लांटेशन या किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही, एंड दैट्स इट। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई यही लास्ट ऑप्शन होता है? नहीं, देखिए, मैं कहीं पर ऐसे ही एक सेमिनार में बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी व्हाट इज द लास्ट ऑप्शन आफ्टर किडनी फेलियर? तो उसने कहा कि ट्रांसप्लांट। एंड मैंने कहा अगर ट्रांसप्लांट फेल हो जाए तो उसने कहा डायलिसिस। तो मैंने कहा अगर डायलिसिस कराना है पेशेंट को तो फिर वो ट्रांसप्लांट क्यों कराएगा? फिर ट्रांसप्लांट तो लास्ट ऑप्शन हुआ नहीं, लास्ट ऑप्शन तो डायलिसिस हुआ। देखिए, डायलिसिस क्या है, मेंटेनेंस का पार्ट है, वो आपको मेंटेन करके रखता है। जब आप अपने खुद के सेल्स को रिजुविनेट नहीं कर पा रहे, तो आप दूसरी किडनी के सेल्स को किस तरीके से मैनेज करोगे? इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन दोगे आप? देखिए, आपने कह दिया ट्रांसप्लांट करा लो। ट्रांसप्लांट कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आपको बाजार से आपने कोई चीज ली और उसके अंदर फिट कर दी कि अगर एक बार की को। सबसे बड़ा इसके अंदर ड्रॉबैक जो है ट्रांसप्लांट में, यह है कि जो आपका अपना खुद का ऑर्गन है, वो तो 100% आपकी बॉडी से कट ऑफ हो जाता है। आपकी पहले किडनीज को निकाला जाएगा, यानी कट कर दिया जाएगा, उसके बाद दूसरी जोड़ी जाएगी। अब वो चले नहीं चले, वो भगवान भरोसे है। आप ओटी के अंदर गए, आप बाहर आ गए, आपकी एक आधे घंटे 10 मिनट के लिए भी अगर किडनी कोई काम कर गई, तो उसको कह दिया गया कि ये ऑपरेशन सक्सेस हुआ, उनकी सक्सेस रेट होगी। और उसके बाद अगर वो फेल हो रही है तो उसको बोला जा रहा है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। तो आप बातों में फंसा के आप किसी को इधर उधर की बात कर सकते हैं कि हाँ देखिए ऐसे नहीं होगा, वैसे होगा, किडनी फेलियर का अपना आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए, आप वो करा लीजिए। अल्टीमेटली जब ट्रांसप्लांट कराना है पेशेंट ने, उसके बाद भी अगर उसको डायलिसिस के ऊपर ही जाना है, आज नहीं जाएगा, 6 महीने में जाएगा, साल में जाएगा। अब ये ऐसी चीज तो है नहीं एक बार ट्रांसप्लांट फेल होगा, या मैं कहता हूं चलो 1 साल 6 महीने चल भी गया, फिर 1 साल के बाद क्या करोगे? फिर अल्टीमेटली डायलिसिस पे जाओगे। तो जो आपका ऑप्शन आपके पास में है, वो तो आपका 100% आपके हाथ से खत्म हो जाता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई ट्रांसप्लांट कोई लास्ट ऑप्शन, लास्ट का फर्स्ट भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, जीरो ऑप्शन है। ओके, ट्रांसप्लांटेशन अकॉर्डिंग टू यू कोई ऑप्शन नहीं है। कैसे, हाउ इट इज, मतलब मुझे बताओ ना। आपने ट्रांसप्लांट फेल हुआ, फिर आप डायलिसिस, तो डायलिसिस तो मान सकते हैं कि मेंटेनेंस का पार्ट है, बिल्कुल, तो वो तो जरूरी समझ में आता है। लेकिन ये क्या हुआ कि ट्रांसप्लांट कर दिया उसका, और उसके बाद में 2-4-5 लाख रुपए उसके ले लिए, प्लस साथ में उसकी किडनी निकाल दी, और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे वो बेचारा अपना घर बार बेच के फिर डायलिसिस करा रहा है। तो जब डायलिसिस ही करानी है, तो वो फिर पहले 5-4 लाख रुपए की खर्च कर रहा है। ये कुछ समझ नहीं आई ना बात। जी जी, तो आयुर्वेद नहीं है। जी बिल्कुल, आयुर्वेद के माध्यम से निरंतर हर संकट का समाधान मिल रहा है, शारीरिक हर रोग के बारे में आप अवेयर हो रहे हैं। आप सभी को खास तौर पे यहाँ बताना चाहूंगी, आप में से कितने लोगों ने, न जाने कितनी तादाद में लोगों ने भारद्वाज जी को फॉलो किया है फेसबुक में, उनके पेज में, जहां पर आपको अवेयर किया जा रहा है, लगातार संकेत दिया जा रहा है अलग अलग समस्याओं को लेकर के, और कैसे आयुर्वेद के माध्यम से आप क्योर हो सकते हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं, आप भी जुड़ना चाहते हैं, तो आप सभी फेसबुक पे लॉगिन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। डिटेल्स के बारे में लगातार टेलीफोन नंबर्स भी टीवी स्क्रीन से फ्लैश किए जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स लेके आप उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगी, जब किडनी बात तो हम किडनी फेलियर कर रहे हैं, अगर हम किसी भी समस्या की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं तो शुरुआत छोटी सी होती है। तो जब किडनी की बात आती है तो ऑब्वियस सी बात है, पहले शुरुआत किसी छोटी प्रॉब्लम से हुई होगी, धीरे 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 वो बढ़ती चली जाती है, 1 by 1 वो स्टेप्स लेती है।
फिर एकदम से कहा जाता है किडनी इज टोटली डैमेज, पूरी तरह से खराब हो चुकी है, वो सर्वाइव करने के चांसेस खत्म है। अब किडनी डैमेज है तो भी क्या आयुर्वेद कहता है कि क्योर के चांसेस बचते हैं? आयुर्वेद ही एक ऐसी पद्धति है जो हमारी हर्ब्स के द्वारा उसको क्योर करती है। इसके लिए तो मेरी वेबसाइट है veggie.com, जिसके ऊपर जिन जिन लोगों का, देखिए इसका प्रोसीजर क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये भ्रांति आई कैसे, इसके बारे में आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ। हुआ ये कि जिस वक्त में अब आप किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गए, उसने कहा अच्छा क्या हुआ, किडनी फेल होगी, आपको कोई भी क्रिएटिनिन लेवल आपका बढ़ा है, यूरिया बढ़ा हुआ है। उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं, इसको ऐसा करते हैं, ये आपको मेडिसिन दे रहे हैं, आप इससे मेंटेन रहेंगे। ना तो उसने रीनल स्कैन डीटीपीए कराया कि आप मेंटेन कैसे रहेंगे। मैंने एक से पूछा, मैंने कहा जी 10 साल तक इसने आपकी बीपी की दवाइयां खाई, तो उसके बाद में भी इसको ये डायलिसिस पे पेशेंट क्यों गया, क्या रीजन रहा जब आपने उसको मेंटेन किया? तो कोई जवाब नहीं था। उसका जवाब होगा कहां से, मेंटेनेंस करना है आपको तो रिजुविनेशन ऑफ सेल। कोई भी चीज ऐसी नहीं है, देखिए एक हाँ सच है और एक ना सच है, बीच का रास्ता कोई नहीं है। या तो वो किडनी खराब हो रही है या वो किडनी खराब नहीं हो रही है, दो बातें हैं। अगर वो किडनी खराब होना शुरू होगी तो वो डिटोरिएट रेगुलर हो रही है, रेगुलर हो रही है तो आपको रिजुविनेट करना ही पड़ेगा। या तो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो 10 साल बाद वो डायलिसिस है, 2 साल 4 साल बाद। और अगर आप उसको करते हैं रिजुविनेट तो वो ठीक होगी। अच्छा रिजुविनेट हो रही है तो उसका कैसे पता चलेगा? आपने रीनल स्कैन डीटीपी कराया, आप कह रहे हैं मैं मेंटेन कर रहा हूं तो उसके प्रूफ दो ना, किस चीज से मेंटेन कर रहे हो। आप मेंटेन कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास में 2 ऑप्शन है, उठाओ आप रीनल स्कैन डीटीपी कराओ प्लस ब्लड के टेस्ट कराओ और उसको रेगुलर देखो हर 3-3 महीने के अंदर करा के कि वाकई वो मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है। आप पेशेंट को इतना झुलाते रहे कि वो बेचारा 10% किडनी फेलियर के ऊपर आपके पास आया और आपने उसकी 99% किडनी फेल कर दी जी। और फिर उसके बाद में उसको कहा कि अब कुछ हो नहीं सकता, फिर वो बेचारा इधर उधर जाके अपना ट्राई करता फिर रहा है, तब जाके उसको कहीं किसी को रास्ता मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता। आज से कुछ 6 महीने पहले की बात है, मैंने एक न्यूज सुनी कि कोई भोपाल के कोई सांसद थे, उन्होंने छत से कूद के इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उनको किडनी फेलियर था तो उनको रेगुलर डायलिसिस कराना पड़ता था। इतना हॉरेबल ट्रीटमेंट है। इस तरह से अगर आपने उसको बेचारे को उस गति के ऊपर लाना है फिर तो देखो कुछ हो नहीं सकता। प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये कतई नहीं है कि आप किसी की जान से या किसी के उससे खिलवाड़ करें। इसमें उसकी गलती, देखिए एलोपैथ की भी इसमें गलती नहीं है, वो करे क्या, उसकी जब पैथी के अंदर ट्रीटमेंट ही नहीं है तो वो बेचारा कर क्या सकता है। मेरा एक दोस्त है, मेरे डॉक्टर हैं, वो डीएम है न्यूक्लियर मेडिसिन। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने पढ़ाई में कितने पैसे खर्च किए थे? तो उसने कहा मैंने जब डीएम किया था तो मेरा तकरीबन 1 करोड़ रुपया लग चुका था। मैंने कहा व्हाट एग्जैक्टली यू आर गेटिंग राइट नाउ? तो कहता कि 1.5 लाख रुपए महीना मुझे इस वक्त में मिल रहा है किसी हॉस्पिटल में। मैंने कहा 9 साल खराब किए, 1 करोड़ रुपए खर्च किए, 1.5 लाख रुपए महीना आपको मिल रहा है, तो 1.5 लाख तो आपको कोई वैसे ही देता है 1 करोड़ रुपए अगर आप उसको देते। आप देखो कि जो पैथी अपने खुद के डॉक्टर्स की नहीं हो रही वो दूसरे की क्या उसमें हेल्प कर पाएगी। अपने खुद के डॉक्टर्स को ही सपोर्ट नहीं कर रही है, इतने इतने पैसे खर्च करके बेचारे अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे जीरो पैथी के ऊपर वो लोग चल रहे हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई बेस नहीं है। आज कहते हैं डिस्प्रिन खा लो, कल कहते हैं बंद कर दो। अभी उनकी रिसर्चेज ही कंप्लीट नहीं है, मार्केट में आ कैसे गई। एक कार भी होती है ना, उसकी भी पहले पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी देखी जाती है, 10 बार उसका एक्सीडेंट करके देखा जाता है कि वाकई ये चल रही है कि नहीं चल रही है। यहां तो कुछ नहीं है, अल्टीमेटली उसका मतलब कहते हैं कि हम जानवरों पर रिसर्च करते हैं, कोई जानवरों पे नहीं होती। गरीब देश जो भी हमारे हैं उनमें जाते हैं, वहां पर जाके रेड क्रॉस का काम यही था। वहां गए, वहां जाने के बाद में उनको दवाइयां दी, किसी को टीबी हुई, किसी को कुछ हुई, अफ्रीकी देश, सोमालिया, यहां पर जाके उनको वहीं से एलोपैथी की शुरुआत हुई थी। उनको दवाइयां दी, उन पे एक्सपेरिमेंट किए और आफ्टर एक्सपेरिमेंट जो दवाई लगा कि हाँ भाई कुछ कर रही है तो ठीक है। अब देखो एंटीबायोटिक्स की हम बात करें, दूसरी बीमारियों की बात, दवाइयों की बात करें, स्टेरॉइड्स की बात करें, ये सारी की सारी एलोपैथी की है, किसी और पैथी की तो है नहीं। और इस वक्त में उस पैथी के अलावा कोई ऐसी पैथी नहीं जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। और कौन सी पैथी जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं? कोई और पैथी को एक लोग कहते हैं साइंटिफिक नहीं है, जब वो साइंटिफिक हो जाए तो उसको फिर अपोज करते हैं, फिर उसका यूज क्या है? फिर ये मानव हित में तो नहीं है। मानव हित में तो ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। मानव हित तो वही है कि जिसके अंदर अगर आपको लगे कि वाकई ये चीज है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बिल्कुल, आयुर्वेद के माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं। सिर्फ छोटी सी हमारे संग कमी रह जाती है कि हम अवेयर नहीं हो पाते, लेकिन निरंतर आपको अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। आपकी सेहत और आपके अपनों की सेहत आपके लिए अनमोल है। अगर आप मिलना चाहते हैं वैद्य संजीव भारद्वाज जी से, अपॉइंटमेंट फिक्स कराएं। नंबर्स कंटिन्यूअसली टेलीविजन स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आगे बढ़ूंगी चर्चा को, आगे बढ़ाने से पूर्व एक जिज्ञासा, एक सवाल मेरे मन में है। जब हम बात करते हैं किडनी की, तो कई लोग अमूमन आमतौर की भाषा में ये बात करते हैं कि ईश्वर ने हमें किडनी 2 इसलिए दी है कि अगर एक किडनी हमारे पास नहीं भी रहती है तो 2 अंग हैं वो हमारे, हम एक के बिना सर्वाइव कर सकते हैं। ये तो है एक आम साधारण आदमी की बात है जो बातचीत के दौरान निकलती है। लेकिन अगर हम इसको पीछे की साइड इसका देखें, दूसरा साइड हम इसका पहलू देखें, तो क्या इज इट पॉसिबल कि हम एक किडनी के बिना सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं, देखिए एक किडनी के बिना सर्वाइव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, मेरे को लगता है मैडम वो क्वेश्चन इसलिए नहीं आता क्योंकि जब आपके टॉक्सिन बढ़ रहे हैं बॉडी के अंदर,
ब्लड के अंदर आपके टॉक्सिन बढ़े तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि दोनों किडनीज ही आपकी फंक्शन करना कम हो गई हैं, क्योंकि उससे पहले तो आपको पता ही नहीं चलेगा। एक किडनी थोड़ा सा फंक्शन उसका खराब हुआ, फिर दूसरी का फंक्शन खराब हुआ, खराब होने के बाद जब कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तब आपको पता चलता है कि अरे ये तो मेरी किडनी के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उस वक्त में फिर आप अपना प्लान करते हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करता। अल्टीमेटली क्योंकि देखिए जिस चीज की ज्यादा होती है तो फिर तादाद, अब आदमी सोचता है कि एलोपैथी है, बचपन से लेके वो अब तक बुखार की गोली है ये वो खाता रहे, तो वो सीधा वहां पहुंचता है वो अपना टाइम खराब करता है, किडनी खराब करता है। एंड ऑफ द डे उसको ये पता नहीं है कि जो बचपन से उसने दवाइयां खाई हैं उन्होंने ही उसकी किडनी के ऊपर कितना बैड इफेक्ट डाला हुआ, उसके पास इसकी काउंटिंग भी नहीं है। जी, दैट इज कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि जो हम लोग किडनी की या किसी भी और प्रॉब्लम की शुरुआत में जब एंटीबायोटिक्स लेना शुरू करते हैं, पेन किलर्स जो हम नॉर्मली ले लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए टेम्पररी रिलीव हो जाए, दैट कैन बी अ कॉज फॉर किडनी फेलियर। बिल्कुल, देखिए पेन किलर कहाँ से आई? पेन किलर आयुर्वेद से ही आई है सारी की सारी। आयुर्वेद में लोग कहते हैं पेन किलर नहीं है, पेन किलर आयुर्वेद में अफीम होती थी उससे बनाई जाती थी जी। बहुत सी ऐसी दवाइयां थी, उसके बाद में उसको बैन कर दिया गया। अब इसको एलोपैथी ने अडॉप्ट कर लिया। और जितनी एलोपैथी की पेन किलर्स हैं वो नर्वस सिस्टम के ऊपर वर्क करती हैं। बिना नशे के नर्वस सिस्टम के ऊपर वर्क कैसे कर सकती हैं? एक दूसरा ये है कि आपको बेहोशी का इंजेक्शन है, वो भी तो नर्वस सिस्टम को ही ठप करता है। बिना करे आप बेहोश कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ब्रेन को अगर आपको सुन करना है या नर्वस सिस्टम को अगर आपको ठप करना है तो अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई ऐसी चीज देनी पड़ेगी। आज कितनी दवाइयां हैं मैं आपको बताता हूं जिनका काम, जिनमें अफीम का बहुत अच्छी तादाद में प्रयोग किया जाता है। मॉर्फिन, डाइमॉर्फिन, हाइड्रोमॉर्फिन, मेथाडोन, ऑक्सीकोडोन, ये और ऐसी पता नहीं कितनी मेडिसिन हैं जिनके अंदर अफीम का बहुत अच्छे से तादाद में प्रयोग किया जाता है, और उसको बोलते हैं ओपियम पॉपी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। अब उसमें ये सारी पेन किलर्स के अंदर डलती हैं। ऐसी हजारों दवाइयां हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर बैन है, वो हमारे लोगों को खिलाई जा रही हैं, जिन दवाइयों का कोई अस्तित्व नहीं है, जिनसे कोई हमें लाभ नहीं है, उल्टा हमारे। आप एक बात बताएं, देखिए आज से 20 साल पहले आप अपने थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं और अपने आसपास देखें कितने लोग थे जिनकी आपने किडनी खराब सुनी थी। आज आपको हर तीसरे घर के अंदर लगेगा कि ये डायलिसिस पे जा रहा है, वो किडनी खराब हो गई। हर गली के अंदर आपको डायलिसिस यूनिट नजर आएगी, लोग जगह जगह जाके डायलिसिस करा रहे हैं, और सारे ही फुल और पैक जा रहे हैं। कोई ये नहीं है कि कोई डायलिसिस में किसी के पास भी समय हो, किसी के पास समय नहीं, पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं तब वो डायलिसिस करा पाते हैं। तो इतनी किडनी फेल कैसे होगी आप बताओ 20 साल के अंदर? जहां पर कहां तो ऐसा क्या हुआ कि जो 20 साल के अंदर इतनी लोगों की किडनी फेल हो गई? आज जगह जगह हॉस्पिटल्स बन गए, डायलिसिस यूनिट्स बन गए, ट्रांसप्लांटेशन हो गया, इतनी मानव अंगों की तस्करी हो रही है, वो सारे ट्रांसप्लांट के अंदर ही जाते हैं, और कहां जाते होंगे? और तो कोई ऑप्शन ही नहीं, और कौन खरीदेगा उनको? तो कितना बड़ा इसके पीछे आप ये देखिए कि कितनी गंभीर समस्या है, समाज के लिए कितनी गंभीर समस्या है, जो मरीज है उसके लिए तो है ही। बिल्कुल, दोबारा से प्रश्न वही उठता है कि जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है, हम अवेयर नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आप जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, आप जो बातें सामने रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे टोटली आधारित है। बिल्कुल है जी, आपने पिछली बार भी वैज्ञानिक आधार पे पुष्टिकरण किया था कि किडनी फेल्यूर का जो इलाज है वो संभव है और हुआ है आयुर्वेद के माध्यम से। मैंने 100 से ज्यादा लोग हैं जिनका रीनल स्कैन डीटीपीए कराया, और डीटीपीए रीनल स्कैन कराने के बाद में जो उनकी किडनी, अभी मेरे पास में 17 तारीख की लेटेस्ट रिपोर्ट है, मेरी अभी वेबसाइट पे डल जाएगी वो आजकल परसों में। 17 तारीख की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 17 जुलाई की, उसमें उस पेशेंट की केवल आधा % किडनी वर्क कर रही थी। आधा % से अभी उसकी 6 ml आ गया, यानी आधा से अगर 6 आ गया तो 12 गुना उसकी वर्क करी 3 मंथ्स के अंदर। मैं ये जब वही बात आ जाती है कि अगर वो आधा % से वर्क कर सकती है तो 10% वाली तो और जल्दी वर्क कर सकती है, 25 वाली और वर्क कर सकती है। तो धीरे धीरे करके देखिए, किसी भी चीज का आपको बीमारी हो जाए उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी का इलाज मिल जाना चाहिए। आदमी परेशान तब होता है जब बीमारी भी हो गई और उसको इलाज भी नहीं मिला। जी, तो जो भी समस्या आती है, अब हम कह रहे हैं कि किडनी फेल हो रही है, उसके लिए हम किसी भी चीज को जिम्मेदार कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप ये देखो, दूध है, दूध के अंदर ऑक्सीटोसिन है। अब मैं बोलूंगा तो फिर महसूस होता है लोगों को। आप ये देखिए कि आपको हर गाय भैंस को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जा रहा है। तो मैंने ये क्वेश्चन किया था कि जब ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन इतना खतरनाक है तो उसको बंद क्यों नहीं कर देते, बैन क्यों नहीं कर देते? दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था, मैं एक किसान से पूछा, मैंने कहा आप इसको ऑक्सीटोसिन देते हो, आप इसको क्रोसिन या डिस्प्रिन क्यों नहीं देते, क्या रीजन है? वो कह रहे जी वो तो दी नहीं जाती, वो दूध नहीं बढ़ाती। मैंने कहा फिर आपको ये कैसे पता है कि ये दवाई दूध बढ़ाती है, आपको किसने बताया? तो वो कह रहा है ये तो हम तो शुरू से दे रहे हैं 50 साल से, 100 साल से। मैं 100 साल पहले गाय कैसे बिना इसके दूध देती थी, ये बताओ जरा। तो कोई उसके पास आंसर नहीं। 100 साल पहले इसको पूरी तरीके से प्रचारित किया गया, अलग अलग जाके किसानों को बताया गया। नहीं, किसान को आप ही बताओ, आप में से कितनों को पता है कि ऑक्सीटोसिन लगता है जिससे गाय भैंस दूध देती है? केवल गाय भैंस वाले को पता है, जो यूज कर रहा है उसको पता है, जो बना रहा है उसको पता है। गर्भवती महिलाओं को दर्द के लिए इंजेक्शन दिया जाता है, वो अब बैन हो गया। उसके बाद उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है दुनिया भर का। वहां पर देखिए हर किसान आज भी ऑक्सीटोसिन यूज कर रहा है, बिना उसके उसकी गाय भैंस दूध ही नहीं देती। वही ऑक्सीटोसिन बच्चों में जा रहा है। 10-10 साल की बच्चे, 11-11 साल की लड़कियां, आज आप देखो उनके मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो उसका क्या रीजन है? हार्मोन्स चेंज होने का रीजन कोई तो होगा।
इतना केमिकल हम खाने में खा रहे हैं, फिर हम अब दोष दे रहे हैं इतने स्टेरॉइड्स बचपन से दिए जाते हैं, इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक्स दी जाती है जिनका जो बैन है वो भी दी जाती हैं, और तो इससे ज्यादा क्या होगा जो दवाइयां। तो अल्टीमेटली वो उसका सारा देखिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस किडनी पे जोर पड़ना है जी। अभी मैं आपको बताता हूँ, ऑक्सीटोसिन की मैं बात कर रहा हूँ निधि जी। एक छोटा सा फिगर है जो मैं अभी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। एक दवाई आई थी पेंसिलिन, अगर मेरे ख्याल से लोगों ने काफी उसका नाम भी सुना होगा, पेंसिलिन आई थी, फूड एंड ड्रग एसोसिएशन अमेरिका ने उसको पास किया था। ये 1928 के अंदर इस दवाई को बनाया गया था, 1928 के अंदर। उसके बाद में इसकी फैक्ट्री लगाई गई और अलग अलग इंडिया में भी आईडीपीएल के नाम से ऋषिकेश के पास में वीरभद्र एक जगह है, वहां पर पेंसिलिन की फैक्ट्री लगाई गई थी। वो लगाने के बाद में उसके बाद जब उसको दिया गया तो उसको फूड एडिटिव की तरह से पेश किया गया फूड एंड ड्रग एसोसिएशन ने, यानी कि जो खाने पीने में इस्तेमाल हो सकती है उस, हाँ जी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए उसको मुर्गियों को, गाय भैंसों को, बकरियों को, सबको दिया गया उस पेंसिलिन को। और अल्टीमेटली उसके ऊपर फिर ये हुआ कि जब लोगों को उसके गाय भैंस के दूध से भी परेशानी होने लगी, एक बैक्टीरिया उससे डेवलप होने लगा आपके शरीर के अंदर। वो बैक्टीरिया आज भी एंटीबायोटिक से डेवलप हो रहा है जी। उसका मैं आपको नाम भी बता देता हूं, उसका नाम है सुपर बग। वो अभी आपने सुना भी होगा, पीछे बहुत शोर मचा था कि आईसीयू के अंदर सुपर बग है, सुपर बग है। वो ये वही बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक से डेवलप होता है, यही पेंसिलिन से डेवलप हुआ था। 1973 में इसको बैक ऑफ कर लिया एफडीए ने, फूड एंड ड्रग एसोसिएशन ने, लेकिन उसके ऊपर फिर कंपनियों का दबाव आया कि नहीं इसको बैक ऑफ मत करो, आप इसको चलने दीजिए, इसके ऊपर हम और रिसर्चेस करते हैं। 1976 में टुफ्ट्स यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उसने भी यही पाया कि नहीं इसका तो भाई ये तो दिक्कत है, इसके अंदर तो ये तो बहुत लोगों को नुकसान कर रही है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं इसको देखो, फिर कमेटी ऑन अप्रोप्रिएमेंट इसने इसके ऊपर वर्क किया 1978 के अंदर। 1980 में नेशनल अकेडमी ने रिपोर्ट दी कि ये इसको सील किया जाए। सीटल किंग काउंटी हेल्थ डिपार्टमेंट ने 1984 में इसके ऊपर रिपोर्ट करी। द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ऑफ द नेशनल अकेडमी ने 1988 में इस पर रिपोर्ट करी। 2001 में मेडिकल एसोसिएशन ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि इस मेडिसिन को अब नहीं देंगे। उसके 2001 के बाद भी 2004 में एफडीए ने कहा कि नहीं चलो ठीक है, जो फूड एडिटिव में दे रहे थे कि फूड एडिटिव वालों को बोला कि चलो ठीक है थोड़ी थोड़ी करके कर दो भाई, ऐसा है वैसा है। मतलब वहां तक भी नहीं समझ रही है फूड एंड ड्रग एसोसिएशन, जिस पे लोग इतना विश्वास करते हैं कि ये फूड एंड ड्रग एसोसिएशन पास कर रही है। 2010 में इसका लिमिटेड यूज का उनकी तरफ से आया। 2011 34 साल की लड़ाई के बाद में एफडीए ने फिर हाथ जोड़ के इसको बैक ऑफ कर लिया, बैन हो गई पेंसिलिन एंटीबायोटिक, जिसको इतनी तादाद में दिया गया कि 2 दवा के पहले शुरू में खिला दो, शुरू में कहता डिस्प्रिन 2 खा लो, बाद में कहो जी ये तो क्लॉटिंग प्रोसेस को खराब कर रही है, इसको बंद कर दो। तो जिसका रिसर्च ही नहीं हुआ तो उसको आपको मार्केट में लाने की जरूरत क्या, मेरी समझ में नहीं आती। दुनिया को आप रिसर्च की नसीहत देते हो, खुद की रिसर्चेज आपकी कंप्लीट नहीं है। जी संजीव जी, आई विल जस्ट स्विच बैक टू द टॉपिक। हम जब किडनी फेलियर की बात कर रहे हैं और आज के टाइम पे हर कोई मानने को पूरी तरह से तैयार है कि आज के टाइम पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं बल्कि सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट माना जाता है। ऐसे में आयुर्वेद किडनी फेलियर से बाहर आने का सबसे पहला स्टेप क्या मानती है? बिकॉज जो आम आदमी है जिसको वाकई नहीं पता, वो एबीसीडी नहीं जानता मेडिसिन की, ट्रीटमेंट्स की, उनके लिए व्हाट विल द फर्स्ट स्टेप जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग दे हैव टू फॉलो? इमीडिएटली उनको अगर सपोज करो जरा सा भी इस चीज की भनक लगे कि हमारी किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो उनको फिर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, उनको तुरंत ही आके मिल लेना चाहिए, जिससे कि उनका आगे से उनके डायग्नोसिस हो और अल्टीमेटली 3-3 महीने में उनकी रिपोर्ट्स हो कि वहां पर उनको वो चीज जिस चीज के लिए उनका ट्रीटमेंट चल रहा है वो है कि नहीं है। बड़ा फेयर सा हिसाब किताब है। आपने रीनल स्कैन डीटीपीए पहले कराया, आपने मेडिसिन ली 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स आपने फिर कराया, इंप्रूवमेंट आ रही है तो आपको पता चल रहा है, नहीं आ रही है तो पता चल रहा है, कितना फेयर हो गया। अब आप 10 साल तक आंख बंद करके बीपी की दवाई खाते रहे, उसके बाद आपने 2% की जगह आपकी किडनी 200% डैमेज हो गई, फिर आप जना इधर आ जाके आपने 5-7 लाख खर्च करके ट्रांसप्लांट करा लिया, वो भी फेल हो गया जी, फिर डायलिसिस कराते जा रहे हो। मतलब क्या है ये, कोई तरीका है? ये प्रोटोकॉल है? ये कैसा प्रोटोकॉल है? ऐसा तो ये तो कोई तरीका ही नहीं हुआ। आपको तरीका यही बनता है कि जो आप एक कायदे की बात है ना, आप उसके अंदर आपकी किडनी के अंदर प्रॉब्लम आई, इमीडिएटली आपने कंसल्ट किया। जब एलोपैथी में इलाज नहीं है तो क्यों जा रहे हो? उसके बाद जो जा रहे हैं तो फिर वो जब अब आदमी अब किसी के सर पे अगर काली कुल्हाड़ी लेके नाच रहा होगा तो उसको कोई समझा नहीं सकता, फिर कुछ नहीं हो सकता उसको। डायलिसिस को लेकर के इस विषय पे हमने कई बार चर्चा की है, बट जस्ट टू मेक पीपल अवेयर मोर एंड मोर, मैं फिर से चाहूंगी एक बार डायलिसिस पे, जैसे कि आपने बोला इट्स अ मेंटेनेंस प्रोसीजर, डायलिसिस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस ट्रीटमेंट के लिए, एंड सेकेंड ऑफ ऑल कितने टाइम तक वी हैव टू कंटिन्यू डायलिसिस? देखिए डायलिसिस को हम क्या मान के चलते हैं, पहली बात तो यह है कि डायलिसिस ट्रीटमेंट नहीं है जी। डायलिसिस ट्रीटमेंट नहीं है। डायलिसिस क्या है? डायलिसिस मेंटेनेंस का प्रोसीजर है। इंजीनियर ने एक मशीन बनाई, वो आपको मेंटेन कर रही है। किडनी की जगह वो नहीं ले सकती, क्योंकि उसमें वो डायलिसिस क्या है, एक आरओ है। आपके घर के अंदर आरओ लगे होते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम, जिससे आप पानी फिल्टर करते हो, भारी पानी एक साइड निकलता है, हल्का पानी मेम्ब्रेन लगे होते हैं। ये सेम बिल्कुल 101% सेम प्रोसीजर है, इसका कोई अंतर नहीं है उसमें। अब क्या करना है आपने डायलिसिस कराना है। डायलिसिस से आपके टॉक्सिन बाहर निकल रहे हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा उस कंडीशन में आप पहुंच गए डायलिसिस की, तो
ट्रांसप्लांट बिल्कुल नहीं कराना आपको। बिफोर ट्रांसप्लांट आपने मिलना है, क्योंकि अगर एक बार ट्रांसप्लांट आपका हो गया तो फिर ऑप्शन हमारी तरफ से जीरो हो जाता है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस चीज को बॉडी रिजेक्ट कर दे उसको मैं कैसे उसको एक्सेप्ट करा सकता हूं। जी। मृत को कोई जिंदा नहीं कर सकता। किडनी जब तक आपके अंदर लगी है तब तक वो मृत नहीं है। एक बार उसको आपने कट कर दिया तो फिर वो मृत होगी जब आपके शरीर से उसका कंसर्न ही खत्म हो गया। तो जी, आज के टाइम पे आयुर्वेद हर घर तक पहुंचने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, लोग उसके लाभ उठाने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में हमारा आज का लाइफस्टाइल, हमारे आज की फूडिंग, हमारा आजकल रहना सहना, ये कितना भागीदार होता है, कितना ज्यादा रोल प्ले करता है किडनी फेल्यूर की ओर? बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन उस सबसे ज्यादा हमारा खाना पीना जो है ना वो ज्यादा आजकल खराब हुआ है। जी। देखिए भागदौड़ पहले भी लोगों को इतनी ही थी। जी। आज हमारे पास में कार है चलने के लिए, पहले लोगों के पास बैलगाड़ी होती थी। सामान खरीदने के लिए 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, 25 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में। इतनी भागदौड़, धूप में चलते थे, धूप में कुल्हाड़ी चलाते थे, कस्सी जलाते थे, खेतों में काम करते थे, तब भी किडनी फेल नहीं होती थी। तो यहाँ पर भागदौड़ का नहीं, शरीर से इतना काम लिया जाए उतना शरीर का अच्छा है, जितनी आप उससे मेहनत कराएंगे उतना बढ़िया है। तो लाइफ स्टाइल का मतलब ये तो है नहीं कि हम एसी चला के सो जाएं या फिर हम धूप के अंदर चलते रहें। जो आपको काम है देखो वो करना पड़ेगा, उसका जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर आप सेल्स का काम है तो आपको सेल्स का काम करना पड़ेगा, मार्केट में भी जाना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे नहीं जी हमारा तो घर के अंदर एसी चला के बैठेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका वर्क सफर करेगा। अच्छा ऐसा भी नहीं है, जो लोग खूब एसी में रहते हैं उनकी भी किडनी फेल हो रही है, जो लोग सारा दिन मार्केट में घूमते हैं उनकी भी किडनी फेल हो रही है, मजदूरों को भी किडनी फेल हो रही है जो खूब मेहनत करते हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि खाना पीना ऐसा है। लोग कहते हैं जी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी स्वस्थ रहती है। तो अभी तो ऐसे भी आगे कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको कैंसर हो गया, जबकि वो सारा दिन उनकी इतनी मेहनत तो किसी ने करी नहीं होगी। तो इसका मतलब सीधा हो गया कि ये कुछ नहीं है, केवल और केवल आपका खाना पीना और केमिकल्स हैं वो जो आपके अंदर जा रहे हैं वही डैमेज कर रहे हैं और वही आपकी डेथ रेट को बढ़ा रहे हैं, पर्टिकुलर उन ऑर्गन्स में, क्योंकि वो फिल्ट्रेशन के ऑर्गन्स है तो उसमें ज्यादा बढ़ रहा है। तो ज्यादा बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली इट कॉज किडनी डैमेज। जी, यहाँ पर एक प्रश्न में जनहित के लिए अपने सभी व्यूवर्स के लिए करना उचित समझती हूँ, मैं करना चाहूंगी। यहाँ पर जब किसी भी ट्रीटमेंट की बात आती है, डेफिनेट सी बात है कि अपना जीवन सबको प्यारा होता है और उससे ज्यादा कोई भी चीज मायने नहीं रखती। बट उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट हर कोई ट्रीटमेंट की रेंज पे एफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता है, इस पे जरूर जाना पसंद करता है। आयुर्वेद का ट्रीटमेंट वो क्या ऐसा ट्रीटमेंट है कि एवरीवन, एवरी क्लास, एवरी कैटेगरी कैन अफोर्ड? हाँ, बहुत इजी है। अगर देखिए मेरी बात सुनिए, अगर उसमें बहुत आयुर्वेद का ट्रीटमेंट इतना महंगा नहीं है। आप एलोपैथी का देखिए, आपका 20-20 हजार रुपए लोगों का केवल डायलिसिस का बिल होता है, जिसका कोई लेना देना नहीं है जी, तुक भी नहीं है। आज बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ। दिल्ली में भी ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो एट पार डायलिसिस कर रही हैं लोगों के। वो चाहती हैं कि केवल फिल्टर के जो पैसे वो ले लिए और अल्टीमेटली लोगों की इतनी लोग सेवा कर रहे हैं कि किसी तरीके से लोग सर्वाइव कर लें जी। इतने ज्यादा करप्शन और इतने सबके बीच में कि जिस तरीके से लोगों का चल रहा है कि लूट खसोट चल रही है अलग अलग उनकी जो हॉस्पिटल्स की, उसके बीच में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपना केवल ये कर रखा है कि चलो ठीक है एट पार डायलिसिस करते हैं। लेकिन डायलिसिस देखिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डायलिसिस क्या है? डायलिसिस तो मेंटेनेंस का प्रोसीजर है। मेंटेनेंस करने से तो किडनी ठीक नहीं होगी। अब आप कहीं अफोर्ड कर सकते नहीं कर सकते, अब अल्टीमेटली देखिए गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई सपोर्ट और हेल्प होता नहीं है। ये तो ऐसे ही करना पड़ता है। अब मैं कर रहा हूँ, अल्टीमेटली पेशेंट कर रहा है, करना तो पड़ेगा उसको। लेकिन ये है कि अगर आपको पैसा खर्च करके भी इलाज नहीं मिलता, आपको पैसा खर्च करके अगर इलाज मिल जाता है तो आदमी कहता है चलो ठीक है, कम से कम एटलीस्ट जिस चीज के लिए पैसा खर्च किया वो कम से कम मेरा सॉर्ट आउट हो गया प्रॉब्लम। जी संजीव जी, टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं, कितना टाइम लगता है एक किडनी फेलियर के व्यक्ति को आयुर्वेद ट्रीटमेंट के माध्यम से बाहर आने में? मैंने तो जो देखा है वो 1 से 1.5 साल लगता ही है। नॉर्मली हम लोग जो टेस्ट कराते हैं वो 3 मंथ्स में कराते हैं। बेसिकली देखिए मेडिसिन ने करना कुछ नहीं होता, करना आपके शरीर ने होता है। रिस्पॉन्स तो शरीर करेगा। शरीर आपका जल्दी रिस्पॉन्स करेगा तो उसमें जल्दी आ जाएगा। देखिए इसको आप स्टेयर्स की तरह ले लो मैडम। अब मैं 1 या 1.5 साल बोल रहा हूँ, हो सकता है कि वो 9 महीने में भी ठीक हो जाए, हो सकता है उसमें 1.25-2 साल भी। तो टाइम मैटर नहीं कर रहा। मैटर ये कि आप हर 3 महीने के अंदर रिपोर्ट करा रहे हैं अपनी, उसमें कितना इंप्रूवमेंट आ रही है आपको नजर आ रही है, फिर क्या है? दैट मींस हर इंडिविजुअल की अपनी इम्यूनिटी पास पे डिपेंड करता है, उनकी रिकवरी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी उस ट्रीटमेंट को ले पा रहे हैं। जी, किडनी फेलियर को लेके आपके पास डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आते हैं एंड वी नो कि आपने प्रूव करके दिया है, बताया है कि हम इसको किडनी फेलियर को दूर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जब आपके पास अनुभव आते हैं अलग अलग जगह से, लोग हताश होकर के, थक करके आते हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस आपका उनके साथ रहता है? मतलब मुझे ना एक चीज बहुत चुभती है। देखिए वो किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, वो कहते हैं जी इसका ट्रीटमेंट नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा उनसे कि देखो अगर आपके पास ट्रीटमेंट नहीं ना तो आपको ये शब्द बोलने चाहिए कि इसका हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं, कहीं और ट्राई कर लो। आप उसको कहते हैं पूरे वर्ल्ड में ट्रीटमेंट नहीं है। वर्ल्ड का आपने डब्ल्यू भी नहीं देखा, आपको ये भी नहीं पता कि हिंदुस्तान में कितनी स्टेट्स हैं। आप पूरे वर्ल्ड की जो ना बातें करते हो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रीटमेंट नहीं है। आप मेरी वेबसाइट है treatkidney.com और vedic.com, ये सारी रिपोर्ट्स में उसके ऊपर डालता हूँ। पूरे वर्ल्ड से मैं कहता हूँ जाओ सर्च करो, उस पर पता चलेगा आपको कहाँ हिंदुस्तान के अंदर क्या
हिंदुस्तानियों में बहुत है करने की कैपेबिलिटी और कैलिबर, वो उनको जबरदस्ती सरप्रेस करके दबाने की कोशिश की जाती है, वो दबने वाला नहीं है। जी बिल्कुल। आयुर्वेद के माध्यम से कोई भी रोग हो, कैसा भी रोग हो, किसी भी स्टेज, जो स्टेज कैटेगराइज कर दिए गए, किसी भी स्टेज का रोग हो, चरम पे पहुंच रहा हो या उसकी सिर्फ शुरुआत हो, आयुर्वेद के माध्यम से वो दूर हो सकता है। और ये सिर्फ हम कह नहीं रहे हैं, बल्कि आप सभी के सामने वैद्य संजीव भारद्वाज ने वैज्ञानिक आधार पर प्रूव करके भी दिखाया है। कोई भी शंका, कोई भी जहन में आपके अभी भी प्रश्न अगर उठ रहा है, कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क आप पुटअप कर सकते हैं, तो आप प्लीज अपने अपॉइंटमेंट फिक्स कराएं वैद्य संजीव भारद्वाज जी से। नंबर्स कंटिन्यूसली टेलीविजन स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। कोई और खास बात, इंडिकेशंस या गाइडलाइंस जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें रिगार्डिंग? मैंने सारी गाइडलाइंस दी हैं इसमें निधि जी, मैंने सारी गाइडलाइंस दी हैं। इवन लोग जो समझते नहीं है ना उस बात को, देखो आपको ये समझना चाहिए कि आपका किडनी का प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम आते ही साथ आपको इमीडिएटली किसी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए। और अगर किसी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के पास में इसका ट्रीटमेंट नहीं है तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है, वैसे मैं खफा तो काफी लोगों से रहता हूँ, कुछ आयुर्वेदिक वालों से भी हूँ, सिर्फ इसलिए हूँ कि वो लोग क्या करते हैं कि अपना आयुर्वेद करने के बाद में अल्टीमेटली वो एलोपैथिक की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपनी पैथी में जितना हो सके उसके अंदर डिवोशन करना चाहिए। हमारे संस्कृत में एक श्लोक है, उत्सर्जनस्य हीनोत्वाद संग्रहस्य योगिता जायते संचय शोध चैव परिकीर्त्यते। ये किडनी फेलियर के लिए तब लिख दिया गया जिस वक्त में ये शास्त्रों और ग्रंथों का निर्माण हुआ। आप उन ग्रंथों को नहीं पढ़ रहे, आप उन शास्त्रों को नहीं पढ़ रहे, आप उठा के उनकी वो फेलियर पैथी के फॉलोअर हो, क्या कर रहे हो आप? लीडर होना चाहिए आपको जी। तो इसलिए मेरा सबसे, अगर आपके पास में ऐसा कोई भी पेशेंट है और आपके पास में उससे नहीं भी हो रहा, तो आप उसको रेफर आयुर्वेद में ही करें, आप उसको एलोपैथिक में बिल्कुल रेफर ना करें। क्यों करें आप उसको? किडनी फेलियर की अगर जब बात करी है तो डेफिनेटली वो कोई एज बार नहीं देखते, किसी भी व्यक्ति को, बच्चे को, बड़े बुजुर्ग को ये हो सकता है। बट क्या इसका ट्रीटमेंट या इसका ठीक होने का प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन? जैसे कि पहले आपने बोला कि हमारी बॉडी पे निर्भर करता है, पर अगर बच्चा है या बड़े हैं या बुजुर्ग है तो भी क्या उसके अकॉर्डिंग भी कुछ डिपेंड करता है? नहीं, वेरी कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये देखिए, ऐसा बच्चे बूढ़े और उसके ऊपर नहीं है, कुछ चीजें ऐसा नहीं है। अब देखो पता क्या कि बॉडी के रिस्पांस के ऊपर है। अब वो बॉडी अगर साइकिल की स्पीड से रिस्पांस कर रही है और 10 किलोमीटर जाना है तो हो सकता है उसको 10 मिनट लग जाए। अब वो अगर स्कूटर की स्पीड से तो 5 ही मिनट में हो जाएगी। तो मैटर ये है कि आपका इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी उसके ऊपर कैसे वर्कआउट कर रही है। यहाँ पर पूरा फॉर्मूला है इसका, साइंस का, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है जिसके ऊपर ये किडनी ठीक की जाती है। आपकी बॉडी में देखिए, एजिंग किसे कहते हैं? आपके डिटोरिएशन ऑफ सेल को। आपका वहां पर अगर सेल डिटोरिएट हो रहा है, आपके 50 सेल डिटोरिएट हो रहे हैं, 50 सेल आपके वहीं जिंदा है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में एजिंग नहीं हो रही है जी। अब वहां पर 45 सेल वहां पर जिंदा हो रहे हैं, इम्यून सिस्टम बना रहा है, लेकिन 55 सेल अगर आपके डेथ हो रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि वहां पर एजिंग स्टार्ट होगी। इसी को हम कहते हैं लोगों की झुर्रियां बढ़ जाती हैं। किस लिए बढ़ जाती हैं? एजिंग के कारण, सेल्स वहां पर डिटोरिएट हो रहे हैं। अब यही किडनी के अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर डेथ रेट ज्यादा हो गई। अब 70 सेल अगर वहां पर हो रहे हैं, पूरी बॉडी में 55 सेल डेथ हो रहे हैं, वहां पर 70 सेल डेथ हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा? उसका एंड तो यही निकलेगा कि आपका वो ऑर्गन पूरी बॉडी के कंपैटिबल नहीं होगा, उससे जल्दी वो डिटोरिएट हो जाएगा। डिटोरिएट होगा तो फिर उसको उसी तरीके से फिर ठीक करना पड़ेगा। इसी को फार्मूले को उल्टा कर देंगे कि इम्यून सिस्टम आपके सेल ज्यादा मेंटेन करे, डेथ रेट कम हो जाए, तो अल्टीमेटली वो आपका ठीक हो जाएगा। उसमें क्या है? एग्जैक्टली आयुर्वेद के भंडार में बहुत कुछ है आप सभी को समझाने के लिए। कई सारे ऐसे विषय हैं जिसपे बातचीत की जा सकती है, लेकिन समय हमेशा आड़े आ जाते हैं। जैसे कि आज समय संकेत कर चुका है कि हमें कार्यक्रम को यहीं पे विराम देना है, लेकिन जाते जाते जरूर कहना चाहूंगी, अवेयर होइए, जागिए और संकेत को पहचानते हुए आयुर्वेद को अपने जीवन में उतार के पालन में लाइए। लेकिन उससे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। वैद्य संजीव भारद्वाज जी से मिलने या अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है वैद्य संजीव भारद्वाज, 412 5वीं मंजिल, वेस्ट एंड मॉल, हिल्टन होटल के नजदीक, जनकपुरी वेस्ट, दिल्ली। पिन कोड नंबर है 110058। हमारा फोन नंबर है 09871461610 और 01148070707। आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है arogya22@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.vaidyashree.com।